हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द संजय में। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले वीडियो के 2 पार्ट बनाए हैं, सीखना के 2 पार्ट बनाए हैं। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि सीखने की डेफिनेशन क्या होती है और सीखने के सिद्धांत होते हैं। दूसरे पार्ट में मैंने आपको सीखने के संज्ञानात्मकवादी सिद्धांत पढ़ाए हैं और सीखने की अक्षमताएँ पढ़ाई हैं। आज मैं सीखना का तीसरा पार्ट लेके आया हूँ और उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा सीखने के वक्र और सीखने का स्थानांतरण। सीखने के वक्र और सीखने का स्थानांतरण। ठीक है दोस्तों, पिछले यूपी टेट की बात करें तो यहाँ से दो क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, यानी एक आया है सीखने के वक्र से और एक आया सीखने के स्थानांतरण से। सुपर टेट की बात करें तो एक सीखने के वक्र से है, एक स्थानांतरण से है। यानी आज की वीडियो में दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन कंपलसरी मिलेंगे। वीडियो तक अंत तक देखना जिससे आपको 2 क्वेश्चनों का लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों, सीखने के वक्र। लेकिन जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, इससे पहले वाली वीडियो मैंने जब आपको बताया तो सीखने के संज्ञानात्मकवादी सिद्धांत और सीखने की अक्षमताएं, उसी का नेक्स्ट पार्ट यानी तीसरा पार्ट अब सीखने के वक्र आता है। अब सीखने के वक्र कितने होते हैं? तो ये वक्र हमारे होते हैं 4। ठीक है दोस्तों, पिछले यूपी टेट में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का वक्र नहीं है। तो पहले हम बात करते हैं सीखने के वक्र कितने। तो पहला आता है सरल रेखीय वक्र, दूसरा आता है उन्नतोदर वक्र, तीसरा आता है नतोदर वक्र और नेक्स्ट आता है मिश्रित वक्र। ठीक है दोस्तों, पिछले यूपी टेट में क्वेश्चन ये पूछा गया कि निम्न में से कौन सा सीखने का वक्र नहीं है। तो इन चारों में से उसने 3 ऑब्जेक्टिव लिए थे और एक अलग से लिया था। इन 4 में से एक हट के आया था, वो गलत था, तो ये था। अब उसके बाद एक और इनके साथ में चलता है, इनसे हट के होता, वो होता सीखने का पठार। सीखने का पठार, ये भी कई बार दोस्तों पूछा गया सीखने का पठार किसे कहते हैं। एक और आता है इनसे हटके विकासात्मक वक्र। विकासात्मक वक्र, अगर इसके जनक की बात करें तो इसके जनक हैं जीन प्याजे। ठीक है दोस्तों, इसके जनक कौन है? जीन प्याजे। अब यानी हम इनको इस वाली वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे कि सरल रेखीय वक्र किसे कहते हैं, उन्नतोदर वक्र किसे कहते हैं, नतोदर वक्र किसे कहते हैं, मिश्रित वक्र किसे कहते हैं, सीखने का पठार क्या होता है और विकासात्मक वक्र। एक तो क्वेश्चन इसका ये आता है कि सीखने सरल रेखीय वक्र की परिभाषा क्या है। जब समय के साथ साथ सीखने की मात्रा में समान वृद्धि होती है उसे सरल रेखीय वक्र कहलाते हैं। एक आता है इनके डायग्राम से। अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं तो इसका डायग्राम ये होता है दोस्तों। ठीक है, अब इसका डायग्राम ये होता है, तो ऐसे ही डायग्राम बना के ऑप्शन में दे दिया। अगर उसने पूछा कि जब समय के साथ साथ सीखने की मात्रा में समान वृद्धि होती है तो कौन सा वक्र कहलाता है, या तो ऑप्शन में ये आएंगे दोस्तों। अगर ये नहीं आए तो अब इन चारों के डायग्राम आएंगे। तो हम इस वाली वीडियो में पूरा देखते हैं डिटेल से। ठीक है दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको बताया सीखने के वक्र कितने हैं, तो 4 बता रहा हूं। मैं पहले लिख रहा हूं सरल रेखीय वक्र। ठीक है दोस्तों, दूसरा लिख रहा हूं उन्नतोदर वक्र, तीसरा लिख रहा हूं नतोदर वक्र, नेक्स्ट लिख रहा हूं मिश्रित वक्र। ठीक है दोस्तों, आप इनको नोट कर लीजिए ना। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। थोड़ा मैं इनको समझा दूं क्या उन्नतोदर वक्र और नतोदर वक्र। अगर सपोज आपने ये नहीं पढ़े हैं और नहीं पढ़े तो जब आप इनको देखते हैं तो आपके दिमाग में ये आता है उन्नतो मीन्स होता है बढ़ते रहना, नतोदर मीन्स रहता कम होना। जबकि इस वक्र में ये होता है कि इसकी डेफिनेशन इसमें आती है और इसकी डेफिनेशन इसमें आती है। तो मैं अभी आपको आगे वाली वीडियो में अभी इसमें दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए सीखने के वक्र। अब देखो इसमें क्या होता है, लिखें इसमें, जब समय के साथ साथ सीखने की मात्रा में सीखने की मात्रा में
समान वृद्धि होती है। जब समय के साथ साथ सीखने की मात्रा में समान वृद्धि होती है, कौन सा वक्र कहलाता है? सरल रेखीय वक्र कहलाता है। अब इसके डायग्राम की बात करें दोस्तों, देखो, ठीक है दोस्तों, अब इसका डायग्राम ऐसे होता है, ठीक है, इसको बना लेते हैं, आप साथ ही साथ बनाते चलना। अब ये यहां पर होता है सीखने की मात्रा, और यहां पर होता है प्रयास या आयु, लिख लेना। ठीक है दोस्तों, ये इसका डायग्राम है। अब समझना, उसने कहा जब समय के साथ साथ सीखने की मात्रा में कैसी वृद्धि हो रही है? समान वृद्धि हो रही है। कौन सा वक्र कहला रहा है? सरल रेखीय वक्र कहलाता है। जैसे अब यहां पर आयु यहां पर बढ़ रही है, यहां तक आयु बढ़ गई, तो उसकी सीखने की मात्रा कहां तक पहुंच गई? यहां तक पहुंच गई। अगर उसकी आयु यहां पर है तो यहां तक पहुंच गई। यानी जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ेगी वैसे उसकी सीखने की मात्रा वृद्धि होगी समान। वो कौन सा वक्र कहलाता है? सरल रेखीय वक्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दूसरा हम नोट करें दोस्तों, तो दूसरा होता उन्नतोदर वक्र। आप इसको समझना दे दोस्तों, देखो इस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति, तेजी से होती है, तेजी से होती है, और बाद में धीरे धीरे कम होने लगती है। बाद में धीरे धीरे कम होने लगती है। कौन सा वक्र कहलाता है? उन्नतोदर वक्र कहलाता है। अब इसका डायग्राम देखें दोस्तों, जबकि मैंने आपको बताया कि होता था नतोदर। नतोदर की डेफिनेशन आएगी इस वाले की, आएगी नतोदर में। नतोदर क्या आती है? उसमें अपोजिट है, आप गलत मत कर लेना। अब इसका डायग्राम आएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यानी पहले बढ़ रही है फिर धीरे धीरे कम हो रही है। कौन सा वक्र कहलाता है? उन्नतोदर वक्र कहलाता है। बना लेना दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दी करें दोस्तों। सीखने की मात्रा, ये होता है प्रयास। जब दोस्तों आप लाइक करते हैं वीडियो को तो थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और शेयर भी कर दिया करें, और कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तेजी से हो रही है और बाद में धीरे धीरे कम हो रही है। कौन सा वक्र कहलाता है? उन्नतोदर। नतोदर पर मत चले जाना, उन्नतोदर। अब ये आपके दिमाग में ये आता है कि उन्नतोदर मींस बढ़ते रहना, जबकि इसका अपोजिट है कि धीरे धीरे कमी हो रही है। कौन सा वक्र कहलाता है? उन्नतोदर वक्र कहलाता है। ये डायग्राम बना लिया दोस्तों आपने। आगे चलते हैं। अब तीसरा आता है नतोदर वक्र। देखो इस वक्र में समय अथवा प्रयासों के साथ सीखने की मात्रा में वृद्धि होती है। कौन सा वक्र कहलाता है? नतोदर वक्र। देखिए इसका डायग्राम दोस्तों, ये इसका डायग्राम है दोस्तों, बना लेना।
देखो दोस्तों, यानी इस वक्र में समय अथवा प्रयासों के साथ सीखने की मात्रा में वृद्धि होती है। सपोज अभी वैकेंसी आने वाली है सुपर टेट की, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने 2008, 9, 10 में बीएड कर ली, जब से वो फ्री बैठे हुए हैं, लेकिन अब वैकेंसी आ रही है तो उन्हें प्रयास, अगर जॉब लेनी है तो प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ तक उनका सीखना बिल्कुल बंद था, अब जैसे जॉब दिखाई दी तो उन्होंने अपने सीखने को वृद्धि की और उसे बढ़ाया और अपने सीखने को कहाँ पे ले गए, यहाँ पे ले गए और जॉब प्राप्त कर ली। यानी समय को देखते हुए जब हम प्रयास करते हो अपने सीखने को उच्च लेवल पर ले जाते हैं, कौन सा वक्र कहलाता है, नतोदर वक्र कहलाता है। अब नतोदर मीन्स क्या होता है, कमी होना, जबकि इसमें तो वृद्धि हो रही है। जबकि उन्नतो मीन्स क्या होता है, बढ़ना, जबकि उसमें कमी हो रही है। यानी नतोदर की होती है बढ़ना और उन्नतोदर को होता है धीरे धीरे कम होना। आप कंफ्यूजन मत होना, अगर उसने उन्नतोदर का पूछा है तो उसमें प्रारंभ में सीखने के लिए तेजी से होती है, बाद में धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन अगर नतोदर का पूछा है तो प्रारंभ समय अथवा प्रयासों के साथ, समय अथवा प्रयासों के साथ, किस वक्र में समय अथवा प्रयासों के साथ सीखने की मात्रा में वृद्धि होती है, नतोदर वक्र में। अगर उसने ये वाला क्वेश्चन बना के दे दिया और ऑप्शन में दे दिए चारों डायग्राम, तो फिर आपको डायग्राम याद करने, यानी आपको स्टेटमेंट भी याद हो और डायग्राम भी याद हो, क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है चौथा, मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र, ठीक है दोस्तों। देखो, इस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तेजी से होती है और बाद में धीरे धीरे कम तथा फिर तेजी से होने लगती है, तथा फिर तेजी से होने लगती है। इस वक्र को एस प्रकार का, दोस्तों मैंने एस लिखा है, इस वक्र को एस प्रकार का वक्र भी कहते हैं। दोस्तों कैसे, यानी प्रारंभ में सीखने तेजी से होती है, बाद में धीरे धीरे कम, फिर तेजी से होने लगती है। यानी इसमें कैसी बन जाती है कि एस टाइप की बन जाती है। देखो दोस्तों कैसे बनती है, आप समझना, इसको डायग्राम से समझ में आएगा आपको। यानी ऐसे एक एस टाइप की बन रही है, तो इस वक्र को कौन सा वक्र कहते हैं, एस प्रकार का वक्र भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी किस वक्र को एस प्रकार का वक्र कहते हैं, मिश्रित वक्र। किस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तेजी से होती है, बाद में धीरे धीरे कम, फिर तेजी से होने लगती है, एस में, इस वाले मिश्रित वाले वक्र में। यानी कभी तेज, कभी मंद, कभी तेज तो कभी मंद होती है, यानी एक एस प्रकार का बन जाता है। वो कौन सा वक्र कहलाता है, मिश्रित वक्र। पहला सरल रेखीय वक्र, दूसरा उन्नतोदर वक्र, तीसरा नतोदर वक्र और चौथा मिश्रित। पिछले यूपी टेट में दोस्तों ये पूछा गया था, निम्न में से कौन सा सीखने का वक्र नहीं है। तो ये चार मैंने जो पढ़ा है उनमें से तीन आए थे, आप देख लेना, पिछले वाले यूपी टेट में प्राइमरी या जूनियर में पूछा गया, चार आए थे, चार में से तीन आए तो एक अपोजिट लिया था। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें, जिससे वीडियो का फायदा आपके दोस्तों को भी मिले। अब आता सीखने का पठार दोस्तों। सीखने का पठार, ठीक है दोस्तों। देखो, सीखने के पठार से तात्पर्य प्रारंभ में सीखने की गति
तेजी से होती है, लेकिन कुछ समय बाद यह गति रुक जाती है। ऐसा कई कारणों से होता है। जैसे आकस्मिक दुर्घटना, आकस्मिक दुर्घटना, दिमागी बुखार आदि। ठीक है दोस्तों, फिर व्यक्ति पुनः ठीक होकर सीखना प्रारंभ कर देता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ठीक है दोस्तों, समझना, यानी सीखने के पठार में क्या होता है कि सीखने के पठार से तात्पर्य प्रारंभ में सीखने की गति तेजी से हो जाती है और लेकिन कुछ समय बाद यह गति रुक जाती है। ऐसा कई कारणों से होता है। यानी सीखने के पठार में क्या होता है, सीखने की गति रुक जाती है। ऐसा जैसे आकस्मिक दुर्घटना हो, दिमागी बुखार हो, कुछ भी हो सकता है हमारे जीवन में। ऐसी कोई घटना, सीखते समय ऐसी कोई दुर्घटना घट जाए जिससे हमारा सीखना 10 से 15 या 1 महीने बंद हो जाए, तो जो रखा हुआ है, जो वहाँ पर सीखना बंद हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, सीखने का पठार। अब इसके डायग्राम से समझें दोस्तों। मैं इसका डायग्राम देखो यहाँ पर बना दे रहा हूँ, समझना। देखो समझना, जैसे उसका सीखना पहले यहाँ से तेजी से गया, फिर उसके बाद यहाँ पर ये गति रुकी, फिर दोबारा ठीक हुआ, फिर अपनी गति को आगे ले गया। यानी यहाँ पर जो उसकी गति रुकी है, यहाँ पर जो गति रुकी है उससे बोलते हम पठार। यहाँ पर जो गति रुकी है, गति रुकना। अब यहाँ पर जो गति थी, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर गति थी और फिर यहाँ पर पुनः गति। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको और समझाऊंगा अच्छे से, थोड़ा ध्यान रखें। ये होगा सीखने की मात्रा, और यहाँ पर सीखने यानी प्रयास या आयु। देखो दोस्तों, यहाँ से उसने स्टार्ट किया, यहाँ तक अपनी गति को प्रारंभ तेजी से ले गया, लेकिन ऐसी कोई दुर्घटना घटी कि उसका सीखना बंद हो गया, यहाँ पर गति रुक गई, तो यहाँ पर जो गति रुकी है उसे क्या बोला जाता है, सीखने का पठार। फिर दोबारा ठीक हुआ यहाँ पर और फिर अपनी पुनः गति को प्राप्ति को, लक्ष्य को प्राप्त किया। अब नोट डाल के देखो दोस्तों, देखो नोट में लिखो, जो मैं जितना भी आपको नोट लिखाता हूँ इंपॉर्टेंट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप उससे पेपर में देख सकते हैं, पेपर में आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। अब देखो सीखने के पठार में क्या होता है, यानी पहला पॉइंट, सीखने के पठार में सीखने की गति रुक जाती है। ठीक है, दूसरा, सीखने का पठार थकान के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, सुनो, अगर उसने पूछा कि सीखने के पठार में क्या होता है, तो सीखने के पठार में सीखने की गति रुक जाती है, जबकि मैंने यहां पर आपको लिखाया था, यहां पर भी गति रुक रही है। सीखने का पठार किसके कारण होता है, थकान के कारण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ज्यादातर आपको यहीं से मिल जाएगा।
अगर उसने पूछा कि सीखने के पठार में क्या होता है, सीखने की गति रुक जाती है, सीखने की उन्नति में रुकावट आना। और सीखने का पठार किसके कारण होता है दोस्तों, सीखने का पठार थकान के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सुनो, एक नोट डाल के लिख, देखो सीखने के वक्र का मान, इसका मान होता है 0.263। ठीक है, अब आता है विकासात्मक वक्र। ये अन्य वक्र है, यानी उन 4 वक्रों से अलग है, पठार से अलग है, ये अपना अलग है। विकासात्मक वक्र, इसके जनक कौन है, जीन पियाजे। अब इन्होंने कहा था कि बालक में बुद्धि का विकास उसकी आयु के साथ साथ बढ़ता है। यानी जीन पियाजे ने अपने विकासात्मक वक्र में ये कहा था कि बालक में बुद्धि का विकास उसकी आयु के साथ साथ बढ़ता है, और इसका डायग्राम उन्होंने दिया था। ये इसका डायग्राम दिया था उन्होंने, इसको ऐसे बना लेते हैं पूरा। सीखने की मात्रा और प्रयास या आयु। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको सीखने के वक्र पढ़ा दिए 4, सरल रेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र, सीखने का पठार और विकासात्मक वक्र। अगर उसने पूछा कि सीखने के वक्र का मान कितना होता है, तो दोस्तों 0.263 होता है। कभी कभी 0.236 दे देता है, कभी कुछ देता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सीखने का स्थानांतरण, सीखने का स्थानांतरण। ठीक है दोस्तों, समझना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्थानांतरण किसे कहते हैं, जब व्यक्ति किसी एक विषय या परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का दूसरी परिस्थिति को सीखने में प्रयोग करता है, वो सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। सबूत आज अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इसे पढ़ के याद करके जाते हैं, पेपर देने जाते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि सीखने के वक्र कितने होते हैं, 4, और पेपर में आके पूछा गया है कि सीखने के वक्रों की संख्या बताइए, आपने वहाँ पर ऑप्शन लगा दिया 4। तो यानी आपने यहाँ पर सीखा और उस वाली परिस्थिति में प्रयोग कर दिया, वो क्या कहलाता है, हमारा सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। यानी जब पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में सहायक हो तो सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। समझो, देखो स्थानांतरण से तात्पर्य देखो, जब व्यक्ति किसी एक विषय या परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग दूसरी परिस्थिति को
सीखने में प्रयोग करता है, सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। यानी जब व्यक्ति किसी एक विषय या परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग दूसरी परिस्थिति को सीखने में प्रयोग करता है, दोस्तों क्या कहलाता है? सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। नोट, ये यूपी टेट में 2 बार पूछा गया है, जो मैं अभी लिख रहा हूं। जब पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में सहायक होता है, तो क्या कहलाता? सीखने का स्थानांतरण कहलाता। अगर उसने इस क्वेश्चन दे दिया कि जब पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में सहायक होता है, तो क्या कहलाता? पहला ऑप्शन आएगा बुद्धि, दूसरा आएगा अहपीड़ा, तीसरा आएगा सृजनात्मकता और चौथा आएगा स्थानांतरण। तो स्थानांतरण यानी जब हम पहले सीख चुके हैं और नवीन ज्ञान को सीखने में सहायक हो रहा है, तो इसका मतलब क्या कहलाता है? सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। यानी जब व्यक्ति किसी एक विषय या परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग दूसरी परिस्थिति को सीखने में प्रयोग करता है, तो सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। यानी जब पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में सहायक हो, तो क्या कहलाएगा? सीखने का स्थानांतरण। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन यहां से एक तो ये पुटअप होता है, अब दूसरा आता है इसके प्रकार से। देखो प्रकार बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके प्रकार देखो, पहला आता है धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। ठीक है दोस्तों, दूसरा ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण, तीसरा शून्य अधिगम स्थानांतरण, नेक्स्ट क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण, नेक्स्ट ऊर्ध्व या उच्च अधिगम स्थानांतरण, नेक्स्ट एक पक्षीय या एक पार्श्विक अधिगम स्थानांतरण, नेक्स्ट द्विपक्षीय या द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण। ठीक है दोस्तों, ये इसके स्थानांतरण के प्रकार हैं। यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो चाहे सी टेट हो, यानी सी टेट में कभी कभी आता है, लेकिन यूपी टेट और सुपर टेट में यहाँ से आपको कंपलसरी एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करते जरूर रहना और शेयर भी करते रहना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाला वीडियो आपको मिल सके। अब धनात्मक अधिगम स्थानांतरण किसे कहते हैं? ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण। तो दोस्तों मैं इनको जब आपको बताऊंगा और इनके जब मैं आपको एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, तो एग्जाम्पल तो बनते हैं इसके क्वेश्चन और ऑप्शन बनेंगे ये। यानी अब अधिगम धनात्मक अधिगम की बात करें तो जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान, समझना, यानी एक परिस्थिति ये है और दूसरी परिस्थिति ये है, यानी जब एक परिस्थिति में सीखा ज्ञान दूसरी परिस्थिति को सीखने में सहायक हो रहा है, तो कौन सा कहला रहा है? धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। यानी जब व्यक्ति द्वारा किसी एक विषय या परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग दूसरी परिस्थिति को सीखने में सहायक हो, तो कौन सा कहलाता है? धनात्मक। जैसे हिंदी का ज्ञान संस्कृत को सीखने में सहायक होता है। क्लियर दोस्तों, अगर उसने एग्जाम्पल दिया या क्वेश्चन दिया कि किस स्थानांतरण में या किस अधिगम स्थानांतरण में हिंदी का ज्ञान संस्कृत को सीखने में सहायक होता है, कौन सा कहलाता है? धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे की बात करते हैं, ऋणात्मक। जब व्यक्ति द्वारा किसी एक विषय या परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में बाधा उत्पन्न करे, यानी पहले में तो सहायक हो रहा है और ऋणात्मक में बाधा उत्पन्न कर रहा है, यानी यहां पर क्या कर रहा है? बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो कौन सा स्थानांतरण कहलाएगा? ऋणात्मक। जैसे हिंदी में टाइप करने वाले को या अंग्रेजी में टाइप करने वाले को हिंदी में टाइप करने में परेशानी होती है, यानी एक व्यक्ति अंग्रेजी में टाइप करता हमेशा से, हम उसे हिंदी का काम दे दें तो क्या टाइप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाधा उत्पन्न करेगा। कौन सा कहलाएगा?
ऋणात्मक। अब आता तीसरा शून्य, यानी जब व्यक्ति द्वारा किसी एक विषय या परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग और दूसरी परिस्थिति में कोई बाधा ही न डाले, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति का कोई मतलब ही ना हो, वो कौन सा कहलाता है? शून्य अधिगम स्थानांतरण। अब समझना क्षैतिज, यानी क्षैतिज में क्या होता है? जब भी दोस्तों ये क्षैतिज का क्वेश्चन आए तो एक शब्द जरूर आएगा समान। अगर समान शब्द आ रहा है तो क्षैतिज की बात हो रही है। कैसे? जब व्यक्ति द्वारा किसी एक विषय या परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग दूसरी समान परिस्थिति को सीखने में सहायक हो, क्या कहलाता है? क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। यानी एक कंपनी का स्कूटर चलाते चलाते दूसरी कंपनी का स्कूटर चलाने लगे, कौन सी? अगर ये समान परिस्थिति आएगी तो किसको लगाना है दोस्तों? क्षैतिज को लगाना। अब आते हैं ऊर्ध्व को। अब ऊर्ध्व या उच्च क्या होता है? जब किसी एक विषय या परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग किसी दूसरी उच्च परिस्थिति को सीखने में सहायक हो, तो कौन सा लगाना है दोस्तों? ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। यानी साइकिल चलाने वाला व्यक्ति कार चलाना सीख जाए, यानी यहां पर तो 2 व्हीलर है और यहां पर कितनी व्हीलर है? 4 व्हीलर है। यानी उच्च परिस्थिति है, साइकिल चलाने वाला व्यक्ति कार चलाना सीख जाए, कैसा स्थानांतरण है? ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। देखो, एक पक्ष एक पार्श्विक, ये क्या होता है? ये जब भी इन दोनों के क्वेश्चन आएंगे तो वो मानव शरीर से संबंधित आएंगे। इसका जब भी एग्जाम्पल आएगा दोस्तों तो मानव शरीर से संबंधित आएगा। कैसे समझो? एक पक्ष में क्या होता है कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का स्थानांतरण शरीर के उसी भाग में होता है, कौन सा कहलाता है? एक पक्ष कहलाता है। अभी मैं इसको और समझाऊंगा, थोड़ा इसको और बता दूं। दो पक्ष में क्या होता है? जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का स्थानांतरण शरीर के दूसरे भाग में होता है, वो क्या कहलाता है? दो पक्षीय द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अब दोनों को समझो। समझो, मैं राइट हैंड से बहुत लिखता हूँ, राइट हैंड से लिखने के बाद मेरा राइट हैंड थक जाता है और मैं फिर उसको चेंज करके और लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट कर दूं, तो वो कौन सा कहलाएगा? द्विपक्षीय। यानी मेरा जो स्थानांतरण, जो प्रशिक्षण है वो राइट हैंड का लिखने का, वो लेफ्ट हैंड में भी ट्रांसफर हो गया, तो कौन सा कहलाएगा? द्विपार्श्विक द्विपक्षीय। लेकिन एक पक्ष में अगर मैं हमेशा से राइट हैंड से लिखता हूँ और मेरा अगर राइट हैंड ये थक जाता है तो मैं लेफ्ट हैंड से ना लिख पाऊँ, यानी हमेशा इसी में लिखूँ, चाहे इसमें लिखूँ या लिखूँ चाहे रुक जाऊँ, यानी किसी एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का स्थानांतरण शरीर के उसी भाग में रहे। यानी अगर मैं राइट हैंड से लिख रहा हूं तो हमेशा राइट हैंड से लिखूं और लेफ्ट हैंड से कभी ना लिखूं, तो कौन सा? एक पक्षीय। लेकिन दो पक्षी में क्या होता है कि अगर मैं राइट हैंड से लिख रहा हूं और ये थक चुका है तो मैं लेफ्ट हैंड से लिखना प्रारंभ कर दूं, वो कौन सा कहलाता है? द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया हो? ठीक है, अब चलते हैं इनको डिटेल में, अब समझें। अब सबसे पहले हेडिंग डालिए धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। देखो समझो, जब व्यक्ति किसी एक विषय या परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति को सीखने में सहायक हो, कौन सा कहलाएगा? धनात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा। जैसे हिंदी का ज्ञान संस्कृत को सीखने में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, कैसे? जब व्यक्ति द्वारा किसी एक विषय परिस्थिति में सीखा ज्ञान दूसरी परिस्थिति को सीखने में सहायक हो, कौन सा? धनात्मक है। यानी हिंदी का ज्ञान किसको सीखने में सहायक हो रहा है? संस्कृत को सीखने में सहायक हो रहा है, कौन सा स्थानांतरण कहलाता है? धनात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण।
अधिगम स्थानांतरण। देखो, जब व्यक्ति द्वारा किसी एक विषय में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति को सीखने में बाधा उत्पन्न करे। ठीक है दोस्तों, यानी एक विषय परिस्थिति में सीखा ज्ञान दूसरी परिस्थिति को सीखने में बाधा उत्पन्न करे, कौन सा कहलाता है? ऋणात्मक। जैसे अंग्रेजी में टाइप करने वाले को हिंदी में टाइप करने में परेशानी होती है। ठीक है, जब किसी एक विषय परिस्थिति में सीखा ज्ञान दूसरी परिस्थिति को सीखने में बाधा उत्पन्न करे तो कौन सा? ऋणात्मक। हिंदी में टाइप, अंग्रेजी में टाइप करने वाले को हिंदी में टाइप करने में परेशानी होती है। तीसरा, शून्य अधिगम स्थानांतरण। ठीक है दोस्तों, इसको देखना, जब किसी एक विषय या परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में दूसरी परिस्थिति को सीखने में कोई बाधा न डाले, कौन सा स्थानांतरण कहलाता है? शून्य। यानी इस परिस्थिति में कुछ भी सीखना हो, मैं उसमें भी कुछ भी सीखना हो और कोई बाधा उत्पन्न न करे, कौन सा अधिगम स्थानांतरण कहलाता है? यानी जब किसी एक विषय या परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति को सीखने में कोई बाधा न डाले, कौन सा कहलाता है? शून्य अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ऋणात्मक, जब एक किसी विषय परिस्थिति में सीखा ज्ञान दूसरी परिस्थिति को सीखने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, यानी अंग्रेजी में टाइप करने वाला हिंदी में टाइप नहीं कर पा रहा है, तो कौन सा? ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जैसे नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट चौथा, क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। देखो दोस्तों, समझना इसको, जब व्यक्ति द्वारा किसी एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी समान परिस्थिति को सीखने में सहायक होता है,
एक बात ध्यान रखना, अगर क्षैतिज की बात करेगा तो समान आएगा, अगर ये वाला शब्द आए तो क्षैतिज लगाना है। जैसे एक कंपनी का स्कूटर चलाते चलाते दूसरी कंपनी का स्कूटर चलाने लगे, समान परिस्थिति है, यानी जब व्यक्ति द्वारा किसी एक विषय या परिस्थिति में सीखा ज्ञान दूसरी समान परिस्थिति को सीखने में सहायक हो, कौन सा? क्षैतिज। यानी स्टेज सेम हो, कोई भी परिस्थिति हो तो क्षैतिज कहलाता है। नेक्स्ट आता है ऊर्ध्व अधगम स्थानांतरण। देखो, जब व्यक्ति द्वारा किसी एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी उच्च परिस्थिति को सीखने में सहायक हो। यानी कौन सी परिस्थिति को? उच्च। ऊर्ध्व में कौन सी लगानी है? उच्च। क्षैतिज में कौन सी लगानी है? समान परिस्थिति सीखने में सहायक हो, कौन सा कहलाता है? जैसे स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति कार चलाना सीख जाए। उच्च परिस्थिति है, यानी स्कूटर 2 पहिया होता है, कार 4 पहिया होती है। तो स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति अगर कार चलाना सीख जाए तो कैसा है? ऊर्ध्व, यानी उच्च परिस्थिति है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है एक पक्षीय। या एक पार्श्विक अधगम स्थानांतरण। देखो सुनो, मैंने आपको बताया ये जब भी आएगा तो मानव शरीर से संबंधित आएगा। देखो, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का स्थानांतरण, मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का स्थानांतरण शरीर के उसी भाग में होता है, क्या कहलाता है? एक पक्षीय एक पार्श्व अधगम स्थानांतरण कहलाता है। यानी एक पक्षी, यानी जिस भाग को दिया गया उसी भाग में रहे, किसी दूसरे में ट्रांसफर न हो, एक पक्षीय एक पार्श्व कहलाता है। लास्ट आता है द्विपक्षीय या द्विपार्श्विक अधगम स्थानांतरण।
इसको समझना दोस्तों, ये पिछले यूपी टेट और सुपर टेट में शायद जहाँ तक पूछा गया, कई बार पूछा गया, मतलब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दुपच्ची किसे कहते हैं? दुपार्श्व। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, चाहे ये आए या ये आए, इन दोनों का जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसका जब भी क्वेश्चन हमारे मानव शरीर से आएगा। देखो, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का स्थानांतरण शरीर के दूसरे भाग में होता है, उस वाले मैंने बताया कि शरीर के उसी भाग में होता है, लेकिन इस वाले में बताया शरीर के दूसरे भाग में होता है। कौन सा कहलाता है? दुपच्चय। यानी जैसे जब व्यक्ति दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का स्थानांतरण बाएं हाथ से लिखने में प्रयोग करता है। ठीक है दोस्तों, समझना। एक पक्षी दोबारा बता रहा हूं, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का स्थानांतरण शरीर के उसी भाग में होता है, एक पक्ष एक पार्श्व में स्थानांतरण कहलाता है। देखो, दो पक्ष दो पार्श्व में, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का स्थानांतरण शरीर के दूसरे भाग में होता है, यानी पहले व्यक्ति दाएं हाथ से लिख रहा है, लिखने की योग्यता का स्थान बाएं हाथ से लिखने में प्रयोग कर रहा है, यानी जब दाएं हाथ को उसको स्थान वो दिया गया है प्रशिक्षण और उसका वो ट्रांसफर करके वो किसको कर रहा है? बाएं हाथ को लिखने में प्रयोग कर रहा है। कौन सा कहलाता है? दो पक्ष या दो पार्श्व अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। यानी एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का स्थान शरीर के दूसरे भाग में हो तो दो पक्षीय, शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का स्थान शरीर के उसी भाग में हो, एक पक्षीय अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है स्थानांतरण के सिद्धांत। इनको इंपोर्टेंट डाल लेना। यहाँ से पिछले 69 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? ये 69 में पूछा गया है, CH जुड़े ने। शायद एक क्वेश्चन उसमें पूछा गया है यूपी टेट में पिछले में। तो पहला है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, इसके जनक की बात करें तो बेजमैन, यानी बेजमैन ने साथ साथ कार्य किया है। दूसरा समान तत्वों का सिद्धांत, तीसरा समान अवयव का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के जनक माने जाते हैं थॉर्नडाइक। ठीक है दोस्तों, चौथा आता है आरोपण का सिद्धांत। इसके जनक माने जाते हैं गेस्टाल्टवादी। पांचवा आता है दो तत्वों का सिद्धांत। एक और आता है सामान्य एवं
विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। इसके जनक माने जाते हैं स्पीयरमैन। तो पिछले यूपी टेट में पूछा, अगर उसने पूछना कि मानसिक शक्तियों का सिद्धांत किसने दिया, बेजमैन ने। समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। समान अवयव का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। एक और आता है सामान्यीकरण का सिद्धांत। CH जुड, जो पिछले उसमें पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी ये सारे इनमें से आपको एक क्वेश्चन कंपलसरी मिलता है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको कंपलसरी 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर उसने पूछा मानसिक शक्तियों के सिद्धांत पर कार्य किसने किया, इसके जनक कौन माने जाते, तो बेजमैन माने जाते हैं। समान तत्वों का सिद्धांत या समान अवयव का सिद्धांत, इसके जनक कौन है, थॉर्नडाइक है। आरोपण का सिद्धांत, इसके जनक कौन है, गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्टवादी में कौन कौन आते हैं, मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया, जिससे पहले वाली वीडियो में कोहलर, कोफका और बर्दिमर, इन तीनों को मैं डिटेल में, इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने बनाई है सीखने का पार्ट 2, आप उसमें जाके देख लें, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। दो तत्वों का सिद्धांत या सामान्य विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत ये किसने दिया, स्पीयरमैन ने। इन दोनों तत्वों को भी जब मैं आपको बुद्धि की वीडियो बनाऊंगा उसमें पूरा डिफाइन कर दूंगा। ये जो सामान्यीकरण का सिद्धांत ये दिया CH जुड ने, ये पिछले 69 या जो सुपरटेट हुआ उसमें पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों।